हेलो स्टूडेंट्स। तो लास्ट क्लास में हमने शरीर द्रव्य एवं परिसंचरण वाला चैप्टर स्टार्ट किया था और उसमें हमने परिसंचरण के प्रकार एवं कक्षों की संख्या पे हृदय के प्रकार पढ़ लिए थे। कक्षों की संख्या पे हृदय के प्रकार पढ़ लिए थे। आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं उद्दीपन के आधार पर, उद्दीपन के आधार पर हृदय के प्रकार, उद्दीपन के आधार पे हृदय के प्रकार। ठीक है, कि जो हृदय गति के लिए आवश्यक उद्दीपन होता है, हृदय गति के लिए आवश्यक उद्दीपन होता है, वो उद्दीपन कहां से आता है। ठीक है, हृदय गति के लिए आवश्यक जो उद्दीपन होता है वो उद्दीपन कहां से आता है। तो उद्दीपन के आधार पे हृदय के प्रकार, ये हमारी आज की हेडिंग है और इसमें, इस हेडिंग में हम लोग दो प्रकार के हृदय पढ़ेंगे। इस हेडिंग में हम लोग दो प्रकार के हृदय पढ़ेंगे। सबसे पहला जो होता है उसे हम लोग कहते हैं न्यूरोजेनिक हृदय। ये बेटा हिंदी में भी न्यूरोजेनिक होता है, न्यूरोजेनिक हृदय। और दूसरा होता है मायोजेनिक हृदय, मायोजेनिक हृदय। ये दो प्रकार के हृदय हमको उद्दीपन के आधार पे पढ़ने हैं। दो प्रकार के हृदय हमको उद्दीपन के आधार पे पढ़ने हैं। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं न्यूरोजेनिक हृदय की। ठीक है, इसमें क्या होता है, हृदय गति, हृदय गति केंद्रीय तंत्रिका तंत्र के उद्दीपन से प्रारंभ होती है। सीएनएस मतलब केंद्रीय तंत्रिका तंत्र, सेंट्रल नर्वस सिस्टम। हृदय गति केंद्रीय तंत्रिका तंत्र के उद्दीपन से आरंभ होती है, उद्दीपन से आरंभ होती है। ठीक है, यानी कि इसको अपना कार्य शुरू करने के लिए तंत्रिका तंत्र पे निर्भर होना पड़ता है, कार्य शुरू करने के लिए तंत्रिका तंत्र पे निर्भर होना पड़ता है। और यहां पे हृदय गति, हृदय गति हृदय पेशी में उपस्थित, हृदय पेशी में उपस्थित विशिष्ट, हृदय पेशी में उपस्थित विशिष्ट घुंडी ऊतक के, घुंडी ऊतक के उद्दीपन से आरंभ होती है, उद्दीपन से आरंभ होती है। ठीक है, यानी कि यहां पे हृदय गति को शुरू करना या रोकना, हृदय गति को शुरू करना या रोकना तंत्रिका तंत्र के कंट्रोल में होता है, तंत्रिका तंत्र के कंट्रोल में होता है। परंतु यहां पे हृदय गति को शुरू करना या खत्म करना हृदय पेशियों के ही कंट्रोल में होता है, क्योंकि यहां पे आप देख सकते हैं जो विशिष्ट घुंडी ऊतक है वो हृदय पेशी में ही उपस्थित होता है, विशिष्ट घुंडी ऊतक है जो हृदय पेशी में ही उपस्थित होता है। तो बेटा वर्ड को पकड़ो, न्यूरो मतलब तंत्रिका तंत्र से रिलेटेड, न्यूरो मतलब तंत्रिका तंत्र से रिलेटेड, और मायो मतलब पेशियों से रिलेटेड, मायो मतलब पेशियों से रिलेटेड। और अगर हम लोग उदाहरण की बात करें तो उदाहरण में क्या होगा, जो अकशेरुक जंतु होते हैं, अकशेरुक जंतु होते हैं, अकशेरुक जंतुओं में, अकशेरुक जंतुओं में आपको न्यूरोजेनिक हृदय मिलता है। और जो कशेरुक जंतु होते हैं, कशेरुक जंतु होते हैं, कशेरुकियों में आपको क्या मिलता है, कशेरुकियों में आपको मिलता है मायोजेनिक हृदय। मतलब मत्स्यों से लेके स्तनधारियों तक, मत्स्यों से लेके स्तनधारियों तक आपको मायोजेनिक हृदय देखने को मिलता है। बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आसान भाषा में समझो। कई बार आपने किसी मूवी में, किसी टीवी सीरियल में, या किसी गेम में, या किसी वीडियो में यह चीज देखी होगी कि मानव हृदय को अगर शरीर के बाहर निकाल लिया जाए, मानव हृदय को अगर शरीर के बाहर निकाल लिया जाए तब भी उसकी धड़कन बनी रहती है, शरीर के बाहर भी हृदय धड़कता रहता है। तो वो इसलिए धड़कता रहता है
क्योंकि हमारा जो मानव हृदय होता है, हमारा जो मानव हृदय होता है वो मायोजेनिक होता है, वो तंत्रिका तंत्र पे निर्भर नहीं करता, अपने कार्य के लिए तंत्रिका तंत्र पे निर्भर नहीं करता, इसलिए शरीर के बाहर निकालने पे भी वो धड़कता रहता है। ठीक है बेटा, तो ये आपके उदाहरण हो गए। ठीक है, ये आपके हृदय के प्रकार हो गए। अब बहुत इंपॉर्टेंट बात कि यार ये जो घुंडी ऊतक होता है, ये घुंडी ऊतक होता क्या है? ठीक है, हृदय में कहां उपस्थित होता है? तो इसको समझने के लिए हम लोग मानव हृदय बनाएंगे, चार कक्षीय मानव हृदय बनाएंगे। ठीक है बेटा, चलो स्टार्ट करते हैं। मानव हृदय बनाते हैं चार कक्षीय। ठीक है, यहां पे ये है दायां आलिंद और दायां निलय, दायां आलिंद एवं दायां निलय। लास्ट क्लास में बता चुका हूं, आर से राइट। ठीक है, और ये होगा बायां आलिंद एवं बायां निलय, बायां आलिंद एवं बायां निलय। यहां पे दाएं आलिंद की ऊपरी दाहिनी भित्ति पे, दाएं आलिंद की ऊपरी दाहिनी भित्ति पे आपको एक विशिष्ट प्रकार का ऊतक मिलेगा जिसे हम लोग कहते हैं एस ए घुंडी। क्या कहते हैं बेटा? ऐसे घुंडी मतलब ऐसे नोड, ऐसे नोड, और इसका फुल फॉर्म होता है साइनोएट्रियल नोड, साइनोएट्रियल नोड। ठीक है, अब यहां पे आलिंद और निलय के मध्य, आलिंद और निलय के मध्य आपको देखने को मिलेंगे आलिंद निलयी कपाट। क्या देखने को मिलेंगे? आलिंद निलयी कपाट। तो दाहिनी तरफ के आलिंद निलयी कपाट पे, दाहिनी तरफ के आलिंद निलयी कपाट के पास में आपको एक और विशिष्ट ऊतक मिलेगा, आपको एक और विशिष्ट ऊतक मिलेगा। ठीक है, और इस विशिष्ट ऊतक को हम लोग कहते हैं एवी घुंडी। क्या कहते हैं? एवी घुंडी मतलब एवी नोड, और एवी नोड का मतलब होता है एट्रियो वेंट्रिकुलर आलिंद निलयी घुंडी। क्या बोलेंगे बेटा? आलिंद निलयी घुंडी, एट्रियो वेंट्रिकुलर आलिंद निलयी घुंडी, एट्रियो वेंट्रिकुलर नोड। ठीक है, अब समझना बहुत इंपॉर्टेंट, ये जो आलिंद निलयी घुंडी होती है इससे तंतुओं का एक बंडल निकलता है, इससे तंतुओं का एक बंडल निकलता है। ठीक है, और ये बंडल आगे चल के बाएं और दाएं बंडल में विभाजित हो जाता है, दाएं और बाएं बंडल में विभाजित हो जाता है। ठीक है, और जैसा कि आप यहां पे देख सकते हैं कि ये निलय की भित्ति तक जा रहा है। ठीक है, ये जो बंडल है ये दोनों निलय की भित्ति तक जा रहा है। ठीक है बेटा, ये दोनों निलय की भित्ति तक जा रहा है। तो यहां पे एवी घुंडी से निकलने वाला बंडल, इसे हम लोग कहते हैं एवी बंडल, आलिंद निलयी बंडल, तंतुओं का आलिंद निलयी बंडल। और निलय की भित्ति में आपको देखने को मिलते हैं परकिंजी तंतु, परकिंजी तंतु। परकिंजी नाम के वैज्ञानिक ने खोज की थी, तो परकिंजी तंतु। और ये जो यहां पे आपके सामने बनाया है इसको हम लोग कहते हैं हृदय का संवहन तंत्र, इसे कहते हैं हृदय का संवहन तंत्र। ठीक है, वीडियो पॉज करके पहले ये बना लो, फिर मैं आपको समझाता हूं। वीडियो को रोक के ये बना लो, फिर मैं समझाता हूं। तो चलो,
हृदय का संवहन तंत्र जो है ये हम लोगों ने देख लिया। अब कार्य क्या होता है वो हम लोग देख लेते हैं। ठीक है, कार्य क्या होता है वो हम लोग देख लेते हैं। इसको एक फ्लो चार्ट के रूप में देखते हैं। सबसे पहले इसको हम लोग एक फ्लो चार्ट के रूप में देखते हैं बेटा। ठीक है, फ्लो चार्ट में क्या होता है, आपके पास जो ऐसे घुंडी है, ऐसे घुंडी से जो भी उद्दीपन है, ठीक है, जो भी आवेग है, जो भी उद्दीपन है, जो भी आवेग है, वो जाएगा एवी घुंडी पे। ठीक है, एवी घुंडी से ये जाएगा एवी बंडल पे, एवी घुंडी से जाएगा एवी बंडल पे, और वहां से जाएगा परकिंजी तंतु पे। वहां से कहां जाएगा, परकिंजी तंतु पे। ठीक है बेटा, अब यहां पे ध्यान से सुनना, जो आपकी ऐसे नोड, ऐसे घुंडी होती है, इसे हम लोग कहते हैं हृदय का पेसमेकर। क्या कहते हैं इसे हम लोग, हृदय का पेसमेकर। क्यों, क्योंकि हृदय गति के लिए आवश्यक, हृदय गति के लिए आवश्यक आवेग की उत्पत्ति करता है। हृदय गति के लिए आवश्यक आवेग की उत्पत्ति यहीं से होती है। ठीक है, जो उद्दीपन होता है, जो उद्दीपन होता है, उस उद्दीपन की उत्पत्ति हृदय गति के लिए पेसमेकर से होती है, ऐसे नोड। और जो एवी नोड होता है, जो एवी नोड होता है, इसे हम लोग कहते हैं पेस सेटर। पेस सेटर क्यों, क्योंकि ये जो आवेग होता है, जो आवेग होता है, आवेग का डिस्ट्रीब्यूशन देखता है। डिस्ट्रीब्यूशन मतलब सही ढंग से वो हर जगह फैला है या नहीं। ठीक है, सही ढंग से हर जगह फैला है या नहीं। और जो परकिंजी तंतु होते हैं, परकिंजी तंतु क्या करते हैं, परकिंजी तंतु निलय की भित्ति में, निलय की भित्ति में जो आवेग है, निलय की भित्ति में जो आवेग है उसका डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं। निलय की भित्ति में जो आवेग है उसका डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं। कहने का मतलब है कि जो आवेग की उत्पत्ति, जो आवेग की उत्पत्ति ऐसे नोड ने की है, उस आवेग को निलय की भित्ति में समान रूप से फैलाने का काम परकिंजी तंतु करते हैं। ठीक है ना। अब आपकी एनसीईआरटी में, आपकी एनसीईआरटी में एवी बंडल को कहा गया है हिज का बंडल, हिज का बंडल। ठीक है, एवी बंडल को कहा गया है हिज का बंडल आपकी एनसीईआरटी में। तो संवहन तंत्र में आवेग कैसे जाता है, ऐसे नोड ने उत्पत्ति की, एवी नोड पे गया, एवी नोड से हिज के बंडल पे गया, और हिज के बंडल से परकिंजी तंतु पे गया, हिज के बंडल से परकिंजी तंतु पे गया। ठीक है बेटा, बात समझ आई। तो ये है हृदय का संवहन तंत्र। क्या है ये, हृदय का संवहन तंत्र। ठीक है, ऐसे नोड ने आवेग की उत्पत्ति की, एवी नोड ने आवेग को फैलाया, और परकिंजी तंतु ने क्या किया, निलय में उसको समान रूप से निलय की भित्ति में फैला दिया। अब अगर आपका सवाल है कि एवी बंडल ने क्या किया, तो एवी बंडल जो है वो एवी नोड से परकिंजी तंतु तक आवेग को लेके गया, एवी नोड से परकिंजी तंतु तक आवेग को लेके गया। ठीक है बेटा, चलो, तो ये तो बात हो गई हृदय के संवहन तंत्र की। अब हम लोग देखते हैं, अब हम लोग ये देखते हैं कि मानव शरीर में कितने प्रकार के परिसंचरण होते हैं। मानव शरीर में कितने प्रकार के परिसंचरण होते हैं। अब होते 3 तरीके के हैं, अभी हम लोग 2 देखेंगे, क्योंकि तीसरा चैप्टर जब आपका खत्म हो रहा होगा तब मैं आपको बताऊंगा। उसको समझने के लिए आपको चैप्टर में बाकी नॉलेज चाहिए, तो अभी हम लोग 2 देखते हैं। हम लोग दोबारा से 4 कक्षीय हृदय बनाते हैं, हम लोग दोबारा से 4 कक्षीय हृदय बनाते हैं। ठीक है, यहां पे है ऊतक, यहां पे है हमारे फेफड़े, लंग्स। ठीक है,
ऊतक और लंग्स, फेफड़े। ठीक है बेटा। अब ऊतकों से क्या होगा, बहुत ध्यान से सुनना। हमारी बॉडी में हमारा हृदय वक्षीय गुहा के मध्य में होता है। हमारा हृदय वक्षीय गुहा के मध्य में होता है, थोड़ा सा लेफ्ट की तरफ झुका हुआ। हमारा हृदय वक्षीय गुहा के मध्य में होता है, थोड़ा सा लेफ्ट की तरफ झुका हुआ। अब मध्य में है तो हृदय के ऊपर भी शारीरिक अंग आपको मिलेंगे, हृदय के नीचे भी शारीरिक अंग आपको मिलेंगे। हृदय के ऊपर भी आपको अंग मिलेंगे, हृदय के नीचे भी आपको अंग मिलेंगे। तो ऊतकों से शरीर की बड़ी शिराएं, ऊतकों से शरीर की बड़ी शिराएं दाएं आलिंद में अनऑक्सीकृत रुधिर लेके आएंगी। हृदय के ऊपर के लेवल की शिरा को कहते हैं अग्रमहाशिरा, और हृदय के नीचे के लेवल की शिरा को बोलते हैं पश्च महाशिरा। तो अग्र एवं पश्च महाशिरा जो है, अग्र एवं पश्च महाशिरा जो है, ठीक है, अग्र एवं पश्च महाशिरा, तो ये क्या करेगी, अग्र महाशिरा हृदय के लेवल के ऊपर के जो अंग है वहां से अनऑक्सीकृत रुधिर दाएं आलिंद तक लेके आएगी, और पश्च महाशिरा जो हृदय के नीचे के लेवल के अंग हैं वहां से अनऑक्सीकृत रुधिर दाएं आलिंद तक लेके आएगी। ठीक है। यहां से ब्लड आएगा दाएं निलय में, ब्लड आएगा दाएं निलय में, और दाएं निलय से ब्लड जाएगा फेफड़ों में, और ये ले जाने वाली होगी फुफ्फुसीय धमनी। कौन सी होगी बेटा, फुफ्फुसीय धमनी। ठीक है। फुफ्फुसीय धमनी जो होगी, पल्मोनरी आर्टरी जो होगी, वो क्या करेगी, इसका मैं सबका शॉर्ट फॉर्म लिख देता हूं। फुफ्फुसीय धमनी का मतलब है पल्मोनरी आर्टरी, PA। अग्र महाशिरा को कहते हैं सुपीरियर वेना केवा, पश्च महाशिरा को कहते हैं इंफीरियर वेना केवा। तो यहां पे होगा SVC और IVC, SVC और IVC। सुपीरियर मतलब ऊपर, वेना केवा मतलब महाशिरा। सुपीरियर मतलब ऊपर, वेना केवा मतलब महाशिरा। IVC इंफीरियर मतलब नीचे, वेना केवा मतलब महाशिरा। तो वेना केवा महाशिरा हो गई, सुपीरियर ऊपर तो अग्र महाशिरा, इंफीरियर नीचे तो पश्च महाशिरा। और ये पल्मोनरी, पल्मोनरी वर्ड हमेशा फेफड़ों के लिए होता है, पिछले चैप्टर में भी बताया था। और आर्टरी जो होती है वो धमनी होती है। ठीक है। तो अब फेफड़ों से क्या होगा, फेफड़ों से रुधिर का ऑक्सीकरण होगा और वो आएगा बाएं आलिंद में। और बाएं आलिंद में कौन लाएगा इसको, बाएं आलिंद में इसको लेके आएगी फुफ्फुसीय शिरा। कौन लेके आएगा, फुफ्फुसीय शिरा। और वहां से ये आएगा बाएं निलय में, और जो महाधमनी होगी, जो महाधमनी होगी, महाधमनी इसे ऊतकों में ले जाएगी, महाधमनी इसे ऊतकों में ले जाएगी ऑक्सीकृत रुधिर को। तो अब यहां पे दो प्रकार का परिसंचरण मैं बता सकता हूं, दो प्रकार का परिसंचरण बता सकता हूं। पहला होगा पल्मोनरी परिसंचरण, मतलब फुफ्फुसीय परिसंचरण। पहला होगा पल्मोनरी परिसंचरण या फुफ्फुसीय परिसंचरण। इसको इंग्लिश में कहेंगे पल्मोनरी वेन, और इसको कहेंगे अयोर्टा। महाधमनी को कहेंगे अयोर्टा और फुफ्फुसीय शिरा को कहेंगे पल्मोनरी वेन। ठीक है बेटा। तो पल्मोनरी परिसंचरण मतलब हृदय एवं फेफड़ों के बीच, पल्मोनरी परिसंचरण का मतलब हृदय एवं फेफड़ों के बीच। समझ आ रही बात। पल्मोनरी परिसंचरण का मतलब होगा हृदय एवं फेफड़ों के बीच। तो सबसे पहले देखते हैं हृदय एवं फेफड़े। तो दायां आलिंद, दायां निलय, दायां निलय, ठीक है, दाएं निलय से रुधिर जा रहा है फेफड़ों में, हाँ या ना। देखो दाएं निलय से रुधिर जा रहा है फेफड़ों में, तो आपने यहां पे स्टार्ट किया दायां निलय, स्टार्ट किया दायां निलय, दाएं निलय से कहां गया, फेफड़ों में। कौन लेके गया, फुफ्फुसीय धमनी। तो दाएं निलय से रुधिर गया फुफ्फुसीय धमनी में। कहां गया, फुफ्फुसीय धमनी में, पल्मोनरी आर्टरी में। वहां से ब्लड कहां गया, फेफड़ों में।
वहां से ब्लड गया फेफड़ों में, फेफड़ों से क्या हुआ, पल्मोनरी शिरा, पल्मोनरी शिरा वहां पे आया, पल्मोनरी शिरा पे आया, और पल्मोनरी शिरा से कहां गया, बाएं आलिंद में, कहां गया, बाएं आलिंद में। तो ये आपका परिसंचरण हो रहा है किस किस के मध्य, फेफड़ों एवं हृदय के मध्य, ठीक है, फेफड़ों के बीच में और हृदय के बीच में। देखो, दायां निलय, फुफ्फुसीय धमनी, फेफड़े, फुफ्फुसीय शिरा एवं बायां आलिंद। देखो यहां पे क्या हुआ, दायां निलय, फुफ्फुसीय शिरा, फेफड़े, फुफ्फुसीय दायां निलय, फुफ्फुसीय धमनी, फेफड़े, फुफ्फुसीय शिरा एवं बायां आलिंद, ठीक है बेटा। अब दूसरा कहलाता है सिस्टमिक परिसंचरण, दूसरा कहलाता है सिस्टमिक परिसंचरण, ठीक है, दूसरा कहलाता है सिस्टमिक परिसंचरण। सिस्टमिक परिसंचरण का मतलब होता है हृदय एवं ऊतकों के मध्य, हृदय एवं ऊतकों के मध्य। तो देखो, ऊतक से एसवीसी एवं आईवीसी, एसवीसी एवं आईवीसी कहां आ गए, आलिंद में आ गए, और यहां से महाधमनी से ब्लड कहां आ गया, ऊतकों में। तो हम लोग यहां स्टार्ट करेंगे दाएं निलय से, बाएं निलय से, लेफ्ट वेंट्रिकल, बाएं निलय से स्टार्ट किए, बाएं निलय से ब्लड कहां गया, महाधमनी में, बाएं निलय से ब्लड गया महाधमनी, अयोर्टा, ठीक है, बाएं निलय से ब्लड गया महाधमनी में, महाधमनी से ब्लड कहां पहुंचा, ऊतक में, महाधमनी से ब्लड पहुंचा ऊतक में, और ऊतक में क्या मिला, अग्र महाशिरा एवं पश्च महाशिरा, अग्र महाशिरा एवं पश्च महाशिरा। तो सुपीरियर वेना केवा एवं इंफीरियर वेना केवा, अग्र महाशिरा एवं पश्च महाशिरा, और ये शिराएं ब्लड को कहां ले गई, ये शिराएं ब्लड को ले आई दाएं आलिंद पे, ये शिराएं ब्लड को ले आई दाएं आलिंद पे। तो ये हुआ आपका सिस्टमिक सर्कुलेशन, सिस्टमिक परिसंचरण। तो जैसा कि आप लोग यहां पे देख सकते हैं, आपके सामने डायग्राम भी बना हुआ है, और आपको फुफ्फुसीय परिसंचरण एवं सिस्टमिक परिसंचरण फ्लो चार्ट में बना के दिखाया भी है, ठीक है बेटा। तो आज हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा, आज हम लोगों ने पढ़ा हृदय का संवहन तंत्र, जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, कई बार क्वेश्चन आए हैं। और परिसंचरण के हमने प्रकार भी पढ़े, ठीक है, मानव शरीर में किस किस प्रकार के परिसंचरण होते हैं, पल्मोनरी परिसंचरण एवं सिस्टमिक परिसंचरण। आपके सामने फ्लोचार्ट बना हुआ है, कौन सा किसके बीच में होता है। एक तीसरे प्रकार का भी परिसंचरण होता है, जिसे हम लोग कहते हैं पोर्टल परिसंचरण, लेकिन जब वो चैप्टर खत्म होने लगेगा तब मैं आपको बताऊंगा कि पोर्टल परिसंचरण क्या होता है, क्योंकि उसके पहले हमको धमनी केशिका एवं शिरा के बारे में थोड़ी सी डिटेल पढ़नी है। जब आप लोग धमनी केशिका एवं शिरा के बारे में जो डिटेल है वो पढ़ लेंगे, तब आपको अच्छे तरीके से पोर्टल परिसंचरण भी समझ आएगा, ठीक है बेटा। तो हम लोग अब अगली क्लास में आगे देखेंगे कि हृदय की आंतरिक संरचना जो होती है उसमें और क्या क्या पाया जाता है, और हृदय की कार्यकी पढ़ना हम लोग स्टार्ट कर देंगे, ठीक है। चलो, तब तक के लिए सब लोग अपना अपना ध्यान रखो और पढ़ते रहो।